हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलिजन थ्योरी। अब आपको मैं बता देता हूँ कोलिजन का मतलब क्या है। देखो क्या होता है, तब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, क्योंकि कोलाइड होने के बाद वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं AB। ओके, अब हमें ये देखना है कि जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव भी हो सकता है और इनइफेक्टिव भी हो सकता है। अब ये इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं। चलो, तो कोलिजन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इफेक्टिव कोलिजन। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। इफेक्टिव कोलिजन की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव कोलिजन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट अगर कोलाइड करेगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट जरूर बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव कोलिजन। बट अगर कोलिजन हुआ, ऐसा नहीं कि कोलिजन नहीं हुआ बट प्रोडक्ट नहीं बना, उसको हम कहेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। अब मैं आपको क्लियर करूंगा कि इनइफेक्टिव कोलिजन किस वजह से होता है, क्या वजह है कि इनइफेक्टिव कोलिजन हुआ। ऐसा नहीं है कि आपस में वो कोलाइड नहीं हुए, वो कोलाइड हुए बट प्रोडक्ट नहीं बना, कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बना होगा। वो क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मैं वो आज की वीडियो में आपको क्लियर करता हूं। तो एक हमारा हुआ इनइफेक्टिव कोलिजन और एक हुआ हमारा इफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, कोलिजन जरूर होता है। बट इफेक्टिव कोलिजन में आपस में रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। चलो अब हम चलते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे हुआ और इनइफेक्टिव कोलिजन कैसे हुआ। ठीक है, हम कवर करते हैं इस चीज को। चलो, आपको क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट वन एनर्जी बैरियर, सेकंड वन ओरिएंटेशन बैरियर। चलो सुनो, मान लो ये आपका एम है, आपको यहां पे पहुंचना है। ओके, और आप यहां पे खड़े हुए हैं। ओके, अब बताओ अगर आपके पास ये पता है आपको यहां पे पहुंचना है, आपका एम आपको क्लियर है, बट आपके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, कितनी एनर्जी नहीं है कि आप यहां पे पहुंच पाए। तो बताइए क्या आप अपने अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्या आप अपने एम पे पहुंच पाएंगे? आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम रिएक्शन को कंप्लीट कर पाए। तो इसको हम कहेंगे एनर्जी बैरियर। तो याद रहे, रिएक्टेंट को एनर्जी की जरूरत होती है, अगर वो एनर्जी उसके पास नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, गॉट इट? अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो चलो, एनर्जी होना बहुत जरूरी है और इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो भी मैं अभी इसमें क्लियर करने वाला हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। सुने आप, इधर देखो क्या होता है। हम फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं और फर्स्ट फैक्टर जो हमारा है वो क्या है, हमारा एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, बैरियर का मतलब आप समझते हैं रुकावट, एक ऐसी रुकावट जिसको हमें क्रॉस करना है तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे, अदरवाइज हम प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। चलो मैं आपको एक ग्राफ से क्लियर करता हूं। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये उसकी एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट है, ये उसकी एनर्जी है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी को लिया है, ये हमारी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये क्रॉस करना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट के पास तो ये एनर्जी नहीं है, उसके पास तो एनर्जी क्या है, कम है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको ये यहां से ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? हमें लग रहा है कि शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पास एनर्जी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन को टेम्परेचर देते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम रिएक्शन में टेम्परेचर देना पड़ता है। तो अब हमने एनर्जी इसको दी, यहां से ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने इसको दी रिएक्शन को करवाने के लिए, जिस एनर्जी को एक नाम दिया गया है, और वो क्या दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी तो आप बताएंगे वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। उसी को क्या कहेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने एक वर्ड यूज किया था
थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो भी मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को चाहिए, बट ये भी तो मिनिमम एनर्जी थी जो रिएक्शन को चाहिए, ये चाहिए रिएक्टेंट को। और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है टोटल मिनिमम एनर्जी। ये भी मिनिमम एनर्जी है बट ये टोटल मिनिमम है, ये भी मिनिमम एनर्जी है बट ये किसको दी गई है, रिएक्टेंट को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये वाली है ना, ये वाली, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। दोनों का जो सम है वो क्या कहलाएगा, वो आपको बताएगा कि ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ओके, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो क्या कर देंगे हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर देंगे, हमारी कौन सी एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। चलो, आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। बट इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करता हूँ। अगर हमसे पूछ लिया जाए ये ग्राफ एक्सो है या एंडो है, तो आप बता पाएंगे ये एक्सो है या एंडो। देखो कैसे, आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ एनर्जी रिएक्टेंट ने तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो क्या की, एब्जॉर्ब की, ले ली है। अगर हम एनर्जी लेते हैं तो प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक। ये हुई एंडोथर्मिक। बट केवल ऐसा लिखने से काम नहीं चलेगा। अब आप जानते होंगे एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमें कैसे प्रूफ करना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे आया, वो क्लियर करते हैं। चलो, ये जो एनर्जी है ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है ना, ये डिफरेंस है ना, ये वाला जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा एच है। तो जो डेल्टा एच आएगा, चेंज इन हीट कह सकते हैं, चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं, वो क्या आएगा, ईपी प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस ER रिएक्टेंट की एनर्जी। आपको दिख रहा होगा ये ज़्यादा है, मान लो ये 100 है, 100, मान लो ये 80 है, -80, तो कितना आया आपका, ये आया 20। डेल्टा एच की जो वैल्यू आई वो आई 20। ओके, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो किसका है, एंडोथर्मिक का। ये हुआ एनर्जी की फॉर्म में। बट कभी कभार हमसे एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में क्लियर करता है और हमसे पूछ लेता है। चलो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, वो आपको समझना है। इसी ग्राफ को मैं एक बार फिर से बनाता हूँ और आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था तो आपको समझ नहीं आता। ये जो एनर्जी है, ये यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, कौन सी, फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड जाने के लिए। और ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी। अगर आपको बैकवर्ड आना है, कुछ रिएक्शन कैसी होती हैं, रिवर्सिबल, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी हुई, बैकवर्ड। अगर आपको पीछे आना है, क्योंकि प्रोडक्ट के पास तो इतनी है, अगर उसको वापस इधर आना है तो उसको ये एनर्जी चाहिए। ओके, अब इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड के लिए। अब कभी कभार हमसे एक ग्राफ पूछ लिया जाता है, एक्सो है या एंडो है, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एच। अब हमें ये तो पता है कि ये ग्राफ जो है वो एंडो का है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। अब आपको वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अब वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, दिमाग लगाना है, आपको क्रैम नहीं करना है। ये एक लार्ज एनर्जी है, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, और इसके कंपैरिजन में ये स्मॉल है। ओके, तो क्या करें, हमें तो वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, 10 - 10 करें या 10 - 10 करें, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, तब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज आपकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। डेल्टा एच क्या आई, पॉजिटिव। कब, तब आपने क्या किया, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, अदरवाइज आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा।
चलो, तो ये हमारा जो ग्राफ हुआ वो हुआ एंडोथर्मिक के लिए। अब याद रहे एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में आएगा तो आपको हमेशा फॉर्मूला लगाना है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, और एनर्जी की फॉर्म में पूछता है ये वाली प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी। आपको हमेशा डेल्टा H बताना है, ये वाला किसकी फॉर्म में बताना है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। हमेशा आपको ये दो फॉर्मूले फॉलो करने हैं चाहे वो कुछ भी दे। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं एक्सोथर्मिक के ग्राफ पे, वो भी आपको क्लियर करना है। एक्सोथर्मिक का मतलब आप समझते होंगे जिसमें हम क्या करते हैं, हीट या एनर्जी क्या कर देते हैं, इवोल्व, जिसको हम निकाल देते हैं। चलो क्लियर करो। मान लिया ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है ना। ये एनर्जी ज़्यादा है और ये एनर्जी कम है। अब यहाँ पे जो एनर्जी है ये कम है और ये जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। ओके, ये एनर्जी हमारी कम हुई, ये ज़्यादा हुई, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिएक्टेंट ने रिएक्शन के दौरान इवोल्व कर दी है, निकाल दी है। चलो ग्राफ हो गया है एक्सोथर्मिक का। अब आपको क्लियर करना है कि ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का कैसे है। अब मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा H है वो हमेशा क्या आएगा, EP माइनस ER हमेशा। तो यहाँ पे जो डेल्टा H, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला, मान लो ये 50 है और ये 80 है, तो EP कितना है 50, ER एक्टिव, यहाँ पे जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो कितनी है 80। आंसर आपका आया कितना, -30। डेल्टा H आपका क्या आ गया, नेगेटिव। अगर डेल्टा H नेगेटिव आया आप समझ जाएंगे ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक का है। अब मैं आपको क्लियर करता हूं एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये एक लार्ज एनर्जी डिफरेंस है और यहाँ पे एक स्मॉल है। अब क्या करना है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कैसे आएगा, स्मॉल में से लार्ज को क्या कर दिया जाए, माइनस। और वैसे भी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि डेल्टा H हमेशा क्या आएगा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो ये 100 है और मान लो ये 120 है। ओके, देन डेल्टा H क्या आएगा आपका, 100 माइनस 120, तो वैल्यू क्या आई, -20। डेल्टा H आपका क्या आया, -20, तो नेगेटिव आया। तो आप क्या समझेंगे, ग्राफ हमारा किसका है, एक्सोथर्मिक का है, क्योंकि हमारी डेल्टा H की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। साथ के साथ आपको कवर करना है, क्या कवर करना है कि आपके पास एटलीस्ट ये एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर और इसी का नाम हम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या बोली जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और ये एनर्जी जो रिएक्टेंट को दी गई है वो भी एक मिनिमम एनर्जी है। इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हुआ हमारा एनर्जी बैरियर। चलो अब मान लो आपके पास एनर्जी है, बट अब आपको क्या देखना है कि आपके पास ओरिएंटेशन है या नहीं है। ओरिएंटेशन का मतलब हम समझते हैं डायरेक्शन है या नहीं है। चलो जैसे कि मान लो आपके पास एनर्जी है, ये आपका एम है और ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप फॉरवर्ड जाएं या आप इधर बैकवर्ड चले जाएं। तो ओरिएंटेशन भी मैटर करती है। एनर्जी है आपके पास, बट आपके पास ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। आप बैकवर्ड की तरफ जाने लगे, आप कभी भी अपने एम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मस्ट है आपके पास ओरिएंटेशन का भी होना, केवल एनर्जी होने से काम नहीं चलेगा। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और बेटर क्लियर होगा। चलो जैसे कि मान लो आपने क्या किया, x
एक्स, वाई वाई। आपने क्या किया, इनको कोलाइड करवाया, बट यहां पे ओरिएंटेशन कैसी है, इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे, ये x इस y से कोलाइड करता है, बट ये x इस y से कोलाइड नहीं करता है। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। ओके, इसीलिए हम ओरिएंटेशन कैसी लेंगे, प्रॉपर। कैसे, इधर देखिए x x और y y। अब ये जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर है, क्यों, यहां पे हम क्या देखते हैं कि x x से और ये जो है y, दोनों x y से क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। एनर्जी तो ऑलरेडी है, वो हम कवर कर चुके हैं। यहां पे ओरिएंटेशन हुई प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब ये यहां से ब्रेक होगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो आपके पास दोनों चीजों का होना जरूरी है, क्या क्या, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जो कि केमिस्ट्री की फॉर्म में है। ये तो हम रफली कोई भी एक एग्जांपल ले रहे थे, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको क्लियर करते हैं। आपने सुना होगा H2 + I2 gives 2HI, H2 + I2 gives 2HI। चलो अब क्या है, मैं बात करता हूं, हमें जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर रखनी है, कुछ ऐसे। अगर आपने ओरिएंटेशन को ऐसे रखा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने इसको प्रॉपर नहीं रखा, अगर आपने इनको ऐसे रखा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहां पे आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, HI + HI। ये हुई हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन। बहुत जरूरी है कि आपकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट एक एग्जांपल मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। चलो, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो क्या है, मान लो आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक आप 12th में आ गए हैं तो सब बच्चे शायद समझते होंगे। ओरिएंटेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, एक चीज को वहां से हटा के किसी दूसरी चीज को वहां पे लगा देना। कोई हाईली रिएक्टिव आता है और लेस रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसको उसकी पोजीशन से हटा देता है। अब ये OH Br को हटाना चाहता है, हमने देखा कि ये इसको नहीं हटा पाया क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, नो प्रोडक्ट। चलो अब क्या है, हमने देखा कि फिर इसकी ओरिएंटेशन को प्रॉपर किया जाए कैसे। हम बैक साइड से अटैक करते हैं, ना कि फ्रंट से, क्योंकि यहां से तो आपस में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो हमने क्या करवाया, पीछे से यहां से हमने अटैक करवाया और Br हमारा आगे से निकल गया। क्या बना, CH, और यहां पे क्या लग गया हमारा, OH, और बाहर क्या निकल गया, Br नेगेटिव। मींस हमारा प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने आपकी स्कूल की बस देखी होगी। अगर आप क्या करते हैं, नीचे उतर रहे हैं, कुछ बच्चे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि एनर्जी तो प्रॉपर है। तो ना तो ये नीचे उतर पाएंगे और ना ही ये ऊपर चढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, आपस में रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिएक्शन नहीं हुई। बट नेक्स्ट केस में क्या लेते हैं, हमारी बस में मान लेते हैं 2 गेट हैं, कुछ बच्चे आगे वाले गेट से उतर रहे हैं और हम पीछे वाले गेट से क्या कर रहे हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर है, यहाँ पे किसी तरह का रिपल्शन नहीं है, हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें आपको क्लियर करना था कोलिजन थ्योरी को। याद रहे, कोलिजन होता है बट कोलिजन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इफेक्टिव, सेकेंड वन इनइफेक्टिव। इफेक्टिव में प्रोडक्ट बनता है, इनइफेक्टिव में प्रोडक्ट नहीं बनता।
इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें एनर्जी बैरियर नहीं होता है और ओरिएंटेशन बैरियर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी भी प्रॉपर है और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। इनइफेक्टिव कोलिजन में क्या प्रॉब्लम आती है, या तो उसके पास एनर्जी नहीं है, या उसके पास ओरिएंटेशन नहीं है, या फिर उसके पास दोनों ही नहीं है, हैं हम ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।